हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, मैं मोहम्मद रफात खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। ये जो टॉपिक है ये कुछ बोर्ड्स में क्लास 11 में भी मौजूद होता है और कुछ बोर्ड्स के अंदर क्लास 12 में मौजूद होता है। तो भले ये क्लास 11 में मौजूद हो या आपके क्लास 12 के सिलेबस में मौजूद हो, टॉपिक एक है, कॉन्सेप्ट एक है, सारी डेरिवेशन सारे फॉर्मूला एक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। भले किसी भी क्लास के अंदर ये टॉपिक हो, टॉपिक का कॉन्सेप्ट और टॉपिक का जो हम कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं वो सब कुछ बिल्कुल एज इट इज होगा, वो भले किसी भी क्लास के अंदर आप मतलब मौजूद हो। थर्मोडायनेमिक्स पे अगर गौर करें तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली हमें पता है फिजिक्स की एक ब्रांच है। ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है थर्म और एक है डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। डायनामिक्स आपका चैप्टर भी है ना, डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अब अक्सर ये पढ़ाया जाता है कि थर्म का मतलब क्योंकि हीट है और डायनामिक्स का मतलब क्योंकि मोशन है, तो हीट इन मोशन, इसका ऐसे ये सेंस नहीं निकलता। या यूं कह लेते हैं हीट इज मूविंग या मूवमेंट ऑफ हीट, नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो, थर्म का एक्चुअल जो सेंस निकलता है वो निकलता है हीट एनर्जी, और डायनामिक्स का जो एक्चुअल जो सेंस निकलता है वो निकलता है मैकेनिकल मोशन की वजह से बॉडीज के पास कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो जनाब, ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं हीट एनर्जी का और मैकेनिकल एनर्जी का आपस में रिलेशन। सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। और कौन सा रिलेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना या मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना। सच अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। ये सारी बातें हम एक एक करके लिखते हैं और हम ये भी देखेंगे, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, तो हम ये भी देखेंगे बकायदा कि हाउ, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो या मैकेनिकल एनर्जी आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती भी नजर आए। इसको भी हम फील करेंगे, इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले एक काम ही करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी जो है डेफिनेशन से कि थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन होनी क्या चाहिए। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच of physics which is concerned which deals with the relation between heat energy and mechanical energy ठीक है। सबसे पहले आप सबसे आसानी से इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई थर्मोडायनामिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे भाई एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप, कौन सी दो एनर्जीज का, हीट एनर्जी का और मैकेनिकल एनर्जी का। अब आगे लिखते हैं इट इज मेनली कंसर्न, मतलब ये रिलेशन में हम पढ़ते क्या एक्चुअली, तो हम क्या पढ़ते हैं, हीट एनर्जी का कन्वर्ट होना मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना हीट एनर्जी के अंदर। सो इट इज मेनली कंसर्न, it is mainly concerned with the conversion of, या ट्रांसफॉर्मेशन लिख दो या कन्वर्जन लिख दो, बात एक ही है ना, विद द कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना या कन्वर्ट होना, या मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म होना। सो हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि और इसी का उल्टा कर दें, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना हीट एनर्जी के अंदर। तो जनाब ये है एक्चुअली इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का, बड़ा आसान सा, और यही है ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। और इट इज मेनली कंसर्न, ये खास तौर पे कंसर्न करती है किसको, हीट एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना या फिर मैकेनिकल एनर्जी का हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की जो है वो कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। फिर हमारे पास सिस्टम की जो है वो टाइप्स होती हैं। फिर हमारे पास एक सराउंडिंग एक टर्म यूज की जाती है। फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसमें हम प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, ये चीजें आ जाती है। तो ये कुछ टर्म्स होती हैं जिनको पढ़ना लाजमी होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म से जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम।
ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हेडिंग लिख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जी जनाब, अगर मैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन लिखना चाहूं, डेफिनेशन से लिखने से पहले अगर आपको समझाना चाहूं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली होता क्या है। एनी मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ मैटर एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री, मतलब कोई भी मटेरियल हो या कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, अगर आपने उसको एनक्लोज कर दिया बाय मींस ऑफ वॉल्स या बाय मींस ऑफ अ बाउंड्री, तो वो कहलाएगा सिस्टम। मतलब सिंपल सी बात है, अगर लेट्स सपोज आपके पास गिलास है, गिलास में आपने पानी भर दिया, तो वो पानी जो है वो मटेरियल है या क्वांटिटी ऑफ मैटर है, और गिलास की बाउंड्रीज होती हैं, गिलास की वॉल्स होती हैं, तो वो क्या बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। इसी तरीके से बलून है, बलून की जाहिर सी बात है अपनी जो बलून खुद होता है वो बाउंड्री होती है और उसके अंदर गैस फिल होती है, तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये सिस्टम है। इसी तरीके से हमारे पास कार के टायर्स हैं, वो भी सिस्टम है। टायर है, टायर मतलब खुद एक बाउंड्री है और उसके अंदर हवा भरी जाती है, तो ये भी सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। सो एनी मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ मैटर एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री इज कॉल्ड सिस्टम। ये तो हो गया सिस्टम। सिस्टम से पहले लिखा हुआ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक मतलब जिसमें हीट एनर्जी का इंफ्लुएंस हो। तो मतलब इस डेफिनेशन को आप और ज्यादा एग्जैक्टली कैसे बता सकते हैं, एनी मटेरियल और क्वांटिटी ऑफ मैटर एनक्लोज बाय अ बाउंड्री विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हीट, मतलब हीट का अमल दखल होना चाहिए सिस्टम में। मतलब भले सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर रहा हो या सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, या ऐसे कलेक्शन ऑफ मैटर को विद इन अ बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह रहे होते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। एनी मटेरियल, एनी मटेरियल या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री, चेक करें कट तो नहीं रहा, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री which is influenced by heat, by heat। ये बोलना भी जरूरी है ना, जाहिर सी बात है। सिर्फ कलेक्शन का हम क्या करेंगे, मतलब एक ग्लास है उसमें पानी भरा हुआ है या सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है, लाके आपने रख दी, सिस्टम तो बन गया। अब उस सिस्टम का हम क्या करें, अचार डालना है? नहीं ना, उसमें जाहिर सी बात है आप चेंजिंग्स लेकर आएंगे, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। वो प्रोसेसेस कब होंगे, वो जब होंगे जब हीट की इन्फ्लुएंस होगी, हीट का अमल दखल होगा। तो हीट के बगैर, हीट के इन्फ्लुएंस के बगैर सिस्टम तो सिर्फ सिस्टम है ना, उसका हम क्या करेंगे। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है कि एनी मटेरियल or quantity of matter enclosed by a boundary which is influenced by heat, it is called thermodynamic system। सिस्टम हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, एक को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम, और एक को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक बात कॉमन है, जिस चीज को, अच्छा एक काम करते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की डेफिनेशन से पहले जो है एक छोटी सी डेफिनेशन और लिखते हैं हम सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूँ सराउंडिंग्स, फिर मैं आपको पहले समझाता हूँ और फिर उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले एक और टर्म, सराउंडिंग्स, ये भी एक टर्म है इंपॉर्टेंट ना। अगर ये ऊपर से कट रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख दूं, सराउंडिंग्स, ठीक है। अच्छा, सराउंडिंग्स क्या होती है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। मतलब एक तो सिस्टम हो गया जो हमने पढ़ लिया, भाई सिस्टम में बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर कलेक्शन ऑफ मैटर है, इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम कह रहे हैं। हर वो चीज जो कि सिस्टम से बाहर मौजूद है, आउटसाइड मौजूद है, जिससे सिस्टम अपनी हीट को एक्सचेंज करती है या मैटर को एक्सचेंज करती हो, हर उस चीज को हम कहते हैं सराउंडिंग। यानी कि एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम टू विच सिस्टम एक्सचेंजेस हीट एंड मैटर। मतलब हर वो चीज जो बाहर मौजूद है जिससे सिस्टम अपनी हीट और जिससे सिस्टम अपने मैटर को एक्सचेंज कर सकती हो। मतलब सिस्टम अपनी हीट को रिलीज करेगी तो रिलीज होकर वो हीट कहां जाएगी, सराउंडिंग में। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगी तो कहां से आएगी, सराउंडिंग से। तो एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, सिंपल। सो एनीथिंग आउटसाइड और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल होती है जाहिर सी बात है, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम टू विच
to which it exchanges heat is called surroundings. सिंपल सी डेफिनेशन है. एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम टू विच इट एक्सचेंजेस हीट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स. मतलब सिस्टम के आसपास हर वो चीज जिससे सिस्टम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर सके, रिलीज करे तो सराउंडिंग में जाएगी, एब्जॉर्ब करेगी तो सराउंडिंग से आएगी. तो आप ऐसे एक्सटर्नल चीज को, हर एक्सटर्नल चीज को जो कि सिस्टम के बाहर है, उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग्स कहेंगे. ठीक है. अच्छा, अब चलते हैं सिस्टम की टाइप्स की तरफ. एक होती है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम. अच्छा, इन तीनों सिस्टम के अंदर हम दो चीजों का एक्सचेंज पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे हीट का और एक पढ़ेंगे मैटर का. जो मैटर आपने कलेक्ट किया हुआ है वो, और उस मैटर के पास हीट एनर्जी. ठीक है. तो इन दो चीजों का हम एक्सचेंज पढ़ेंगे. सबसे पहले हम चलते हैं नंबर 1 ओपन सिस्टम की तरफ. ओपन सिस्टम, इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि एक्सचेंज करता है दोनों चीजों को. ये एक्सचेंज कर सकता है दोनों चीजों को, मैटर को भी और हीट एनर्जी को भी. तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, मतलब इट इज ओपन टू एक्सचेंज बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. मतलब ये मैटर को भी एक्सचेंज कर सके, मतलब आप सिस्टम में मैटर को ऐड भी कर सकें और सिस्टम से मैटर को निकाल भी सकें. आप सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर भी करवा सकें और सिस्टम से हीट एनर्जी लीव भी कर सके. तो मतलब अगर दोनों की दोनों चीजें, कौन कौन दोनों? मैटर और हीट, अगर ये दोनों चीजें एक्सचेंज हो पा रही हैं तो आप ऐसे सिस्टम को बोलेंगे इट इज ओपन. इट इज ओपन टू एक्सचेंज बोथ. सो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसको भी लिख लेते हैं. दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज. हाँ भाई, किसको एक्सचेंज कर सकता है? दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज बोथ मैटर, और बोथ कौन कौन? मैटर एंड हीट. ये आ गई इसकी डेफिनेशन. तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम. मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कप ऑफ टी है. आप इसको ऐसे ले लें. लेट सपोज मैं बैठा हूं, अपना कोई काम कर रहा हूं, आप लोगों के लिए नोट्स या आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, बन गई है, उसको एडिट करवा रहा हूं या कर रहा हूं, और इतने में मेरे घर से किसी ने मुझे गरम गरम एक चाय के, हम तो वैसे ही टीचर्स जो ना शौकीन होते हैं, चाय आप जितनी पिला दो आपकी मेहरबानी होगी, हम तो हर वक्त चाय पी सकते हैं ना. तो एक गरम गरम चाय का कप आया और मैं मसरूफ था, तो थोड़ी देर में देखा तो वो चाय ठंडी हो गई. अच्छा, चाय तो उतनी ही रही, उसकी क्वांटिटी उतनी रही, लेकिन वो गर्म थी, ठंडी हो गई. तो उसकी हीट एनर्जी कहां चली गई? उसकी हीट एनर्जी सराउंडिंग्स में चली गई. तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कप ऑफ टी है, ये कप ऑफ टी कहलाएगा ओपन सिस्टम, क्योंकि उस कप ऑफ टी में से मैटर कौन है? चाय खुद, वो जो टी है खुद. आप उसको कम भी कर सकते हैं, आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, और साथ साथ जो उस कप की जो हीट एनर्जी है वो उस कप को लीव भी कर सकती है, और सराउंडिंग की हीट उसमें एंटर भी हो सकती है. तो आप उस कप ऑफ टी को एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं. किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए. सो मैटर और एनर्जी दोनों सिस्टम से लीव भी कर सकें और दोनों सिस्टम को एंटर भी हो सकें, तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सिस्टम. देन वी हैव नंबर 2 क्लोज्ड सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम. अच्छा, अभी क्लोज है भाई, ये बंद है, नाम से जाहिर है ना, बंद है. अब अगर मैं बंद सिस्टम की बात करूं, क्लोज सिस्टम की बात करूं, तो इट इज क्लोज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द मैटर. मतलब ये क्लोज होगा सिर्फ और सिर्फ मैटर के एक्सचेंज के लिए, लेकिन हीट एनर्जी कैन एक्सचेंज. मतलब आप मिसाल के तौर पर, आपके पास आप जो है वो, आपको गर्मियों का सीजन है, बड़ी शदीद गर्मी हो रही है और आप बाहर से आए, भले वो काम करके, खेल के, कुछ भी, आपको प्यास लग रही है, आपको चाहिए ठंडा पानी. आप गए फ्रिज में, आपने इसको खोला और उसमें से आपने ठंडे पानी की एक बोतल निकाली और अपने रूम में आप लेके चले गए, और उस ठंडे पानी की बोतल को आपने टेबल पर रख दिया. ठीक है. अच्छा, साइड से बात है, बोतल का जो कैप है वो तो बंद होगा. अब उसको उल्टा सीधा जो भी करें, अंदर वाला पानी बाहर नहीं जा सकता और बाहर वाला पानी उस बोतल के अंदर नहीं जा सकता. मतलब मैटर इज फिक्स्ड, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता. फिर क्या एक्सचेंज हो सकता है? हीट एनर्जी. अगर उस ठंडे पानी को आप थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना रूम टेम्परेचर पर, तो सराउंडिंग की जो हीट है ना वो उस बॉटल में एंटर होगी और उस ठंडे पानी को गर्म कर देगी. मतलब रूम टेम्परेचर पर लेकर आ जाएगी. ठंडा था मतलब उसमें हीट एनर्जी कम थी, उसका टेम्परेचर कम था, सराउंडिंग की हीट उसमें एंटर हुई और उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर रूम टेम्परेचर जितना कर दिया. तो यहां क्या हुआ? यहां पर एक्सचेंज ऑफ हीट हुई.
है ना। अगर ठंडा था तो सराउंडिंग की हीट एंटर होती, अगर गर्म होता तो उस सिस्टम की हीट उसको लीव करके सराउंडिंग में चली जाती, लेकिन मैटर रिमेन्स कांस्टेंट। पानी उतना ही है, ना वो बाहर निकलेगा ना बाहर वाला पानी अंदर जा सकता है until द कैप इज क्लोज्ड। तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में मैटर कांस्टेंट रहेगा, मैटर कैन नॉट एक्सचेंज बट एनर्जी कैन। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज, हाँ भाई किसको कर सकता है ये एक्सचेंज, हीट को, कैन एक्सचेंज हीट बट नॉट मैटर। मतलब इट इज क्लोज्ड फॉर मैटर, या इट इज क्लोज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर। ठीक है, तो सच अ सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड सिस्टम। फिर हमारे पास नंबर 3 आता है, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 3, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा सराउंडिंग्स के साथ ना, आइसोलेटेड सिस्टम। नया नया कोविड जब आया था, बड़ा खतरनाक किस्म के लॉकडाउन लगे थे हर जगह पे, हम अपने अपने घरों में बंद होकर रह गए थे। हाँ, और मुझे याद है कि जब वो लॉकडाउन आया था तभी मैंने अपने चैनल का स्टार्ट भी लिया था, आगाज किया था। मुझे नहीं पता था लिटरली कि अल्लाह के करम से ये चैनल और आप लोगों के दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से ये चैनल इतना ग्रो कर जाएगा। तो कहने का मतलब वो जो कोविड का सीजन था, लॉकडाउन का खतरनाक किस्म का जो सीजन था, उसमें क्वारंटाइन हो जाता था। मतलब अगर लेट्स सपोज किसी को जो है वो डिटेक्ट हुआ कि हाँ भाई इसमें जो है वो वायरस पाया गया है कोरोना का, तो उसको क्वारंटाइन होने को कहा जाता था। क्वारंटाइन मतलब आप आइसोलेट हो गए दुनिया से, ना आपका ताल्लुक बाहर से है ना बाहर का ताल्लुक आपसे है, कुछ भी नहीं होगा, एक्सचेंज है ना। तो आइसोलेटेड वो इसी किस्म का है। आइसोलेट मतलब सिस्टम का बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाना सराउंडिंग के साथ। मतलब एक ऐसा सिस्टम होगा जो ना ही मैटर को एक्सचेंज कर सकता है और ना ही हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता हो। सिस्टम की हीट, सिस्टम का मैटर ना तो सिस्टम को लीव करके सराउंडिंग में जा सकते हैं, और ना ही सराउंडिंग का मैटर या सराउंडिंग से हीट सिस्टम में एंटर हो सकते हैं। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, दिस टाइप ऑफ सिस्टम, या दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज ईदर मैटर और एनर्जी। ठीक है, मतलब दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज ईदर मैटर और एनर्जी, मतलब ये ना ही मैटर को ना ही एनर्जी किसी को भी एक्सचेंज ना कर सके। सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। और हमारे पास परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो एक थर्मोस होता है जिसमें आप ठंडा पानी रखकर स्कूल, याद है छोटे छोटे जब हुआ हुआ करते थे आप लोग, तो या अभी भी करते हैं, आप जिम जा रहे होते हैं या आप वॉकिंग पे जा रहे होते हैं तो आपके पास आपका एक थर्मोस होता है जिसमें आपने ठंडा पानी रखा होता है। अगर ठंडे की नीड है तो उसमें ठंडा रखा होता है, और अगर आपको गर्म पानी की नीड है तो आपने गर्म रखा होता है। उसमें मकसद क्या होता है, अगर आपने ठंडा पानी रखा होता है तो मकसद ये होता है कि वो ठंडा पानी काफी देर तक ठंडा रहे, सराउंडिंग की हीट उसको जल्दी, मतलब अगर आपके पास एक सिंपल बॉटल हो और एक वो थर्मोस हो, तो दोनों में ठंडा पानी हो, क्या फर्क है इन दोनों में। तो अगर आप दोनों को सराउंडिंग में रख देंगे, अपने जो है रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, तो वो जो बॉटल वाला पानी है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू वो जो थर्मोस के अंदर मौजूद है। क्यों, क्योंकि वो थर्मोस इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि सराउंडिंग वाली हीट उसमें एंटर होती है, लेकिन उसका प्रोसेस इतना देर से हो जाता है कि मतलब वो काफी देर तक ठंडा रहता है। ऐसा नहीं कि आपने ठंडा पानी उसके अंदर रखा तो अब वो जिंदगी भर के लिए ठंडा रहेगा उसके अंदर, इम्पॉसिबल। सो परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, कुछ देर तक के लिए तो आप कर सकते हैं उसको मेंटेन, उसके टेम्परेचर को, लेकिन हमेशा के लिए नहीं कर सकते। तो बस मिसाल के तौर पर दी जाती है ये एग्जांपल जो मैंने आपको दी थर्मोस वगैरह की। तो इसमें मकसद ही होता है कि अगर ठंडा पानी है तो वो ठंडा रहे, सराउंडिंग की हीट उसमें एंटर ना हो। अगर वो गर्म पानी है तो वो गर्म रहे, उसकी अपनी लीड उसको सिस्टम को लीव करके सराउंडिंग बना जाए। और बाकी मैटर भी कांस्टेंट रहता है, आप उसको बंद कर दें, अंदर वाला मैटर बाहर नहीं और बाहर वाला मैटर अंदर नहीं जा सकता। तो सच अ सिस्टम जो कि मैटर और एनर्जी दोनों को ही एक्सचेंज नहीं करता हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। गॉट इट? आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टर्म्स के अंदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ा, सराउंडिंग्स पढ़ा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की तीनों टाइप्स पढ़ ली, और अब हम चलते हैं एक और टर्म की तरफ, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स।
ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो किसी भी प्रोसेस के अंदर चेंज होते हो, भले वो आइसोबेरिक सिस्टम हो, भले वो आइसोकोरिक हो, प्रोसेस हो, या कोई भी प्रोसेस हो, मतलब सिस्टम के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस के अंदर चेंज होते हैं। उन पैरामीटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि सिस्टम का प्रेशर, जैसे कि सिस्टम का वॉल्यूम, जैसे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जैसे कि सिस्टम का टेम्परेचर, जैसे कि सिस्टम का मास या सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स। ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि मिलकर बनाते हैं एक सिस्टम की स्टेट या सिस्टम की हालत को, कंडीशन को, है ना। तो सिस्टम के इन पैरामीटर्स को जो मैंने अभी काउंट करके आपको बताया, इन पैरामीटर्स को कहा जाता है थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि पैरामीटर्स ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, या सिंपल सिस्टम लिख देते हैं, थर्मोडायनामिक ऑफ अ सिस्टम, सॉरी, पैरामीटर्स ऑफ अ सिस्टम सच एज प्रेशर कैपिटल P, वॉल्यूम कैपिटल V, टेम्परेचर कैपिटल T, कॉमा इंटरनल एनर्जी यानी कि कैपिटल U, एंड नंबर ऑफ मोल्स। मास हो तो मास, वरना नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N। So parameters of a system such as pressure, volume, temperature, internal energy, and number of moles are called thermodynamic variables. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ जाने से पहले यू मस्ट नो अबाउट दीज इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। तो एक काम ही करते हैं, पहले आप लोग इन वेरिएबल्स को, सॉरी, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। चलते हैं हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ, जिसमें एक टर्म आती है, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है, ये एक टर्म है, ये भी एक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स में। देखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, मतलब सिस्टम के वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से जो सिस्टम की स्टेट में चेंज आ जाता है, जो मतलब सिस्टम की कंडीशन में चेंज आ जाता है, और कब आएगा, जब सिस्टम के वेरिएबल्स चेंज होंगे। कौन से वेरिएबल्स, अभी मैंने आपको पढ़ा है, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। तो इन वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से जो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से सिस्टम की स्टेट या सिस्टम की हालत चेंज हो जाती है, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे सिस्टम पहुंच जाता है, तो इस चीज को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ प्रोसेस in which change in thermodynamic variables change in thermodynamic variables changes the state of the system. Simple, it is called thermodynamic process. It is a process in which change in thermodynamic variables changes the state of a system is called thermodynamic process. मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम के वेरिएबल्स में चेंज आने की वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाए, तो मतलब ये एक प्रोसेस के थ्रू हुआ। तो ऐसे जिसमें हमारे पास आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर
प्रेशर को छोड़कर बाकी सारी वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, उसमें वॉल्यूम को छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, तो सिस्टम अपने स्टेट को चेंज कर लेता है ना। तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किसकी? इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये भी एक टर्म है, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सिस्टम है जिसमें जाहिर सी बात है कलेक्शन ऑफ मैटर है, जिसको हमने पहले पढ़ लिया, सिस्टम के जो एटम्स हैं या सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास दो किस्म की एनर्जीज होती हैं। एक होती है उनकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है फील्ड्स की वजह से या मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। मतलब उस सिस्टम के पार्टिकल्स, उस सिस्टम के मॉलिक्यूल्स के पास दो किस्म के एनर्जीज लाजमी होंगी। एक होगी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, और एक होगी इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स की इन दोनों किस्म की एनर्जी का सम बराबर होता है किसके? इंटरनल एनर्जी के। तो इंटरनल एनर्जी इज बेसिकली व्हाट? इट इज द सम ऑफ internal kinetic energy and internal potential energy possessed by the molecules or atoms of the system। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? internal energy of a system is the sum of internal kinetic energy and internal potential energy possessed by the molecules of the system। ठीक है। इंटरनल एनर्जी इज द सम, ये सम होती है, ये एडिशन होती है किस किस का? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी possessed by the molecules of the system। जो सिस्टम है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं, उनके पास इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। इन दोनों एनर्जीज का सम कर दो, आपको उस सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पर मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है फॉर्मूला बन सकता है इंटरनल एनर्जी का, जिसमें हम करके लिख सकते हैं द सम ऑफ, इट इज द सम ऑफ। तो इस चीज को आप कैसे लिखेंगे? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं के डॉट ई से, और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी डॉट ई से, और जो टोटल एनर्जी है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल यू से। तो जनाब ये बन गई हमारे पास। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, बेसिकली यू इंटरनल एनर्जी, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी तो इंटरनल ही है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो इंटरनल ही है, तो इन दोनों को भी हम यू से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल यू कैपिटल यू। लेकिन क्योंकि एक काइनेटिक है तो एक के साथ हम लगा देते हैं के और एक के साथ हम लगा देते हैं पी। तो इसको कैसे रीड करेंगे? सम ऑफ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी एंड इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इस तरीके से बनती है, इन दोनों पार्टिकल्स की इन दोनों एनर्जीज को आप सम कर लो तो आपको क्या मिलेगी? टोटल इंटरनल एनर्जी। अच्छा, देन वी हैव, एक तो होता है सिर्फ यू और एक होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू कब होगा? जाहिर सी बात है जब इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाए। एक होती है इंटरनल एनर्जी, वो इसके बराबर होती है, और एक होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो चेंज ही आ जाए इंटरनल एनर्जी के अंदर, उसको हम कहते हैं डेल्टा यू। ये चीज हम पढ़ेंगे आगे जाकर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। कॉन्फ़िगरेशन का जो मकसद है यहाँ पर, जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है फील्ड्स की वजह से। जाहिर सी बात है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन होती है। तो फील्ड्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम कहते हैं इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बात को आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है is due to the molecular motion। कौन सी? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर
मोशन, और जो पोटेंशियल एनर्जी है इज ड्यू टू द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फील्ड्स वगैरह की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारे पास इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और कंसेप्ट आता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इसको हम कहते हैं वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। वर्क इन थर्मोडायनामिक्स से पहले एक और छोटी सी चीज को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई प्रोसेस पढ़ते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर उसका जिक्र लाजमी होता है। उसको हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम, या उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसी भी प्रोसेस का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ये भी एक टर्म है, इंडिकेटर डायग्राम। ओके, इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? इट इज एक्चुअली द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। मतलब जब भी सिस्टम में कोई चेंज आता है, स्टेट में चेंज आता है, तो उस चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, जैसे हमारे पास प्रोसेस है, आइसोबेरिक प्रोसेस है, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है, उसका फॉर्मूला अलग है। आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग है, उसका फॉर्मूला अलग है। तो किसी भी प्रोसेस या किसी भी चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक करते हैं मैथमेटिकली, उसकी इक्वेशन लिखकर, और एक होती है ग्राफिकली, ग्राफ बनाकर। तो जो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी भी चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम को, उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। सो it is a graphical representation, sorry, graphical representation of change in state of a system। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, मतलब कोई बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो मतलब इतनी ही छोटी हैं, इतनी ही सिंपल है, और ये आगे जाके आपको काम आती है। जब जब इनका जिक्र आगे जाके लॉज में होता है ना, तो एटलीस्ट आपको पता होता है ये टर्म्स हमें पता है, ये हम इनसे वाकिफ हैं, ये हमने पढ़ी हुई है, ये हमने सुनी हुई है। ऐसा नहीं कि किसी लॉ में या किसी प्रोसेस में जाके इनका जिक्र आए और आप एकदम से ब्लैंक हो जाएं कि ये क्या था, ये तो ऊपर से गुजर गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इन टर्म्स को पढ़ाने का मकसद यही है कि इन टर्म्स का जब भी किसी आगे जाके लॉ के अंदर, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में रहते हुए लॉ में कहीं पर भी जिक्र आएगा, तो एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ भाई हमने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है ना, ये वो कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। अगर आप बेसिक्स को अच्छी तरीके से कवर करते हैं तो आपकी जो बनाई हुई इमारत होती है वो भी बहुत अच्छी होती है ना। अगर बेसिक्स पे आपने काम नहीं किया होता, डायरेक्ट आप कोशिश करते हैं नहीं मैं तो डायरेक्ट ही बिल्डिंग बना दूं, डायरेक्ट ही जंप कर जाऊं ऊपर, वो बस एम ही होता है, वो किसी भी छोटे से मामूली से झटके से धम करके गिर भी जाता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मेहनत करते हैं, बेसिक्स से कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक्स हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की। तो जनाब, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ अ सिस्टम। देन जो मैं आपको कह रहा था, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डायरेक्ट कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डायरेक्ट ये कभी कभी हम इसका फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं। अभी हम चेक करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो वर्क होता है एक्चुअली भले वो वर्क डन बाय द सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, वर्क का हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में एक स्पेशल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे बनता है उसकी डेरिवेशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए हमें एक काम ही करना पड़ेगा। इमेजिन करते हैं, लेट्स इमेजिन हमारे पास एक सिस्टम है सिस्टम बना लेते हैं। यहाँ पर सिस्टम का मतलब ये है कि ये एक इमेजिन कर लेते हैं, एक सिलेंडर है और सिलेंडर की ये वॉल्स हैं, सिलेंडर का ये बेस है और अगेन इस सिलेंडर की या सिस्टम की वॉल्स हैं। अच्छा, हम जो पढ़ते हैं ना वो ये पढ़ते हैं कि सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं ये होती हैं हीट इंसुलेटिंग, हीट यहाँ से एक्सचेंज नहीं होती, ये वॉल्स हैं हीट इंसुलेटिंग वॉल्स। जबकि जो बेस होती है ना ये सिस्टम की होती है हीट कंडक्टिंग, मतलब हीट का आना जाना जो होता है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करती है तो बेस से करती है, सिस्टम हीट लीव करती है तो बेस से करती है। सो हीट कंडक्टिंग बेस होती है, जबकि हीट इंसुलेटिंग वॉल्स होती है। इसको हम कहते हैं पिस्टन। ये पिस्टन होता है, अक्सर हमारी गाड़ियों में पिस्टन होते हैं ना लगे हुए, भले वो मोटर बाइक का इंजन हो या
कार का इंजन वो पिस्टन होता है, एक सिंपल सा एक मटेरियल होता है जो कि पुश एंड पुल कर रहा होता है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है। अगर ऐसे रखा हुआ सिस्टम तो अप एंड डाउन अप एंड डाउन, अगर ये थोड़ा सा ऐसे रखा हुआ टेढ़ा तो ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसको हम कहते हैं पिस्टन। तो गैस, लेट्स सपोज इसमें हमने गैस को बंद रखा हुआ है, तो गैस इन अ सिलेंडर इज एनक्लोज्ड बाय मींस ऑफ अ पिस्टन। मूवेबल पिस्टन होता है, ये पिस्टन है, इसके जरिए हमने इसको बंद कर दिया। अब इस पिस्टन का काम क्या होता है, ये पिस्टन जो है मूवेबल होता है, ये ऊपर भी जा सकता है, ये पिस्टन नीचे भी जा सकता है, ठीक है। सो गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर बाय मींस ऑफ अ मूवेबल पिस्टन। चाहे तो उसको नोट डाउन कर लिएगा। खैर, अभी हमारे पास ये जो सिस्टम है, सिस्टम का वॉल्यूम है, इसने वॉल्यूम घेरा हुआ है, जगह घेरी हुई इतनी, इसका वॉल्यूम आ गया। अभी मैं V1 V2 नहीं लगा रहा क्योंकि आपने कोई इसके अंदर चेंज नहीं करने आए। इसकी इंटरनल एनर्जी है, कोई भी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, इसको हम कह देते हैं कैपिटल U। और इस सिस्टम के पिस्टन पर एक प्रेशर लग रहा है जिसको हम कह देते हैं P। ये कौन सा प्रेशर है? ये वो प्रेशर है जिस प्रेशर में हम सब भी मौजूद हैं, और इस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सब के सब एक खास प्रेशर के अंदर जी रहे हैं, उठना बैठना हमारा प्रेशर में होता है। हम क्योंकि सांस ही जब लेते हैं, इस दुनिया में जब कदम रखते हैं, कदम नहीं बल्कि आते हैं, तो शुरू से हम पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होता है, और वो प्रेशर जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से, हमारे जो गैसेज हैं, जो कुछ किलोमीटर्स हमारे अर्थ के सरफेस से कुछ किलोमीटर तक जो गैसेज, जो हम सांस ले रहे हैं, जाहिर सी बात है गैस है ना, हमारे आसपास गैसेज मौजूद हैं, तो ये गैसेज हमें दबा कर रखती हैं, ये गैसेज हम पर प्रेशर एग्जर्ट करके रखती हैं। इसकी आसान सी मिसाल है, हमें फील भी नहीं होता। मैं आपको फील करवाऊं, उसको देखिएगा कैसे। आपके पास जो है वो क्या नाम है, कोई एक कैन हो, कैन का मतलब जूस का एक डब्बा हो, जूस हो, आपने उसके अंदर स्ट्रॉ डाली और स्ट्रॉ से सारा जूस पी लिया, खत्म हो गया, ठीक है। अब जब खत्म हो जाए ना, तो अच्छे तरीके से चेक कर लिए खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसमें से सक करके एयर को निकालने की कोशिश करिएगा। ज्यादा जान लगा के जब उसकी एयर को आप सक करेंगे ना, तो वो डब्बा कोलैप्स होना स्टार्ट होगा। तो जो बॉक्स है वो कोलैप्स होना यानी कि दबना स्टार्ट होगा। वो दब क्यों रहा है? आप थोड़ी दबा रहे हैं उसको, आप तो सिर्फ अंदर की हवा बाहर निकाल रहे हैं, बाकी उसको दबा कौन रहा है? एटमॉस्फेयर दबा रहा है। तो क्या हुआ, आपने अंदर वाली हवा को बाहर निकाला तो अंदर खाली है, जो एक्सटर्नल उस बॉक्स की वॉल्स को रखती, सीधी रखती, आपने अंदर वाली हवा को बाहर निकाला, अब अंदर खाली हो गया। अब जो एक्सटर्नल एयर प्रेशर है वो उसकी वॉल्स को दबा रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो याद रखिएगा, हम सब के सब हमेशा एक प्रेशर में रह रहे होते हैं, और वो प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1 atm यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। खैर, तो ये प्रेशर कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि इस पिस्टन पे हमेशा लगता रहेगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, लेट्स सपोज इसी सिस्टम की एक और स्टेट हम बना देते हैं। जाहिर सी बात है, हम पढ़ रहे हैं ना, स्टेट में चेंज आ जाना, वेरिएबल्स के चेंज होने की वजह से, ये वही सिस्टम है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा कोई सिस्टम बना रहा हूं, बिफोर एंड आफ्टर समझ लीजिएगा। इस पिस्टन की पोजीशन है ये, है ना, फिलहाल ये पिस्टन इस पोजीशन पर मौजूद है। लेट्स सपोज आपने क्या किया, आपने इस सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, डेल्टा क्यू हीट एनर्जी प्रोवाइड करी फ्रॉम द बेस ऑफ द सिस्टम। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमें पता है सिस्टम की अपनी भी इंटरनल एनर्जी मौजूद है, पार्टिकल्स हैं, मूव कर रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, तो मोशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उन दोनों का सम कर लो, तो इस गैस पार्टिकल्स यानी कि सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं, उसकी भी अपनी इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मुस्तकिल मूव कर रहे हैं। आपने हीट एनर्जी दी, हीट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब आप हीट देंगे ना, तो सिस्टम उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी ना, तो पता है क्या होगा, ये सिस्टम के पार्टिकल्स जो है ना, इस मूवेबल पिस्टन को पुश करके ऊपर भेज देंगे। अच्छा, आप बोलेंगे सर अभी क्यों नहीं भेज रहे? क्या पता अभी उनके पास इनफ एनर्जी नहीं है, तो पिस्टन अपनी जगह पे मौजूद है, ऐसा है ना। अभी इनफ मतलब पार्टिकल्स मूव करते जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जाके वॉल्स को हिट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल जाके इस वाली वॉल्स को हिट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल जाके नीचे बेस को हिट कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जाके ऊपर पिस्टन को हिट कर रहे हैं। यानी कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली वॉल्स को, बेस को, पिस्टन को हिट किए जा रहे हैं। अब वॉल्स, बेस और पिस्टन में से कौन हिल सकता है, कौन मूव कर सकता है? तो ऑब्वियसली वॉल्स तो नहीं हिलेंगी, जाहिर सी बात है, सिलेंडर की वॉल्स जो होती हैं बड़ी सॉलिड होती हैं, तो पार्टिकल्स किसको हिला सकते हैं? ओनली ऑप्शन क्या है? पिस्टन को ऊपर कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हीट देने से पहले तक इन पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी नहीं थी, वो जाके हिट तो कर रहे थे, पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई कर रहे थे, लेकिन वो उसको ऊपर पुश नहीं कर पा रहे थे पिस्टन को। लेकिन जब आपने हीट एनर्जी दी, अब पार्टिकल्स ने एनर्जी एब्सॉर्ब करी, अब पार्टिकल्स और ज्यादा एनर्जेटिक हुए। अब पार्टिकल्स बोलेंगे बेटा अब तो आपको हिला के हम रहेंगे,
अब वो ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अब जाके जब हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं पिस्टन पर, तो वो पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाता है। तो मतलब ये पिस्टन लेट्स सपोज अगर यहां मौजूद था, तो ये पिस्टन कुछ टाइम के बाद मूव करके यहां पर आ जाता है। ठीक है, ये वही वॉल्स हैं। वॉल्स तो मूव नहीं कर सकती ना, वॉल्स तो बहुत सॉलिड होती हैं ना, बेस मूव करेगी। मूव करने वाला कौन यहां रखा हमने, यहाँ पिस्टन को रखा है। ये पिस्टन यहां से मूव करके यहां तक आ गया। ठीक है, तो वर्क डन हुआ ना, सिस्टम ने वर्क किया। सिस्टम मतलब सिस्टम के पार्टिकल्स ने वर्क किया। तो आप कहो कि पार्टिकल्स ने वर्क किया या आप कहो सिस्टम ने वर्क किया, एक ही बात है, क्योंकि सिस्टम हम उस पार्टिकल्स को ही तो कह रहे हैं, उस मटेरियल को ही तो कह रहे हैं, उस मैटर को ही तो कह रहे हैं जो उसके अंदर मौजूद है। तो इसको हम कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क किया। वर्क कैसे पता चलता है हमें? भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाए, अपनी पोजीशन चेंज कर जाए, तो इस चीज को हम वर्क कहते हैं। तो नहीं हुआ ऐसा, पिस्टन पर पार्टिकल्स ने फोर्स अप्लाई करी और पिस्टन की पोजीशन चेंज कर दी, पिस्टन को डिस्प्लेस करवा दिया। तो भाई जाहिर सी बात है, यहां पर वर्क हुआ। वर्क डन बाय द पार्टिकल्स, वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन अप। पिस्टन को ऊपर करने में यहां पर वर्क डन हुआ। अच्छा, अब मैं कहूंगा हाँ भाई वॉल्यूम में फर्क आ गया। पहले जो है वो सिस्टम का वॉल्यूम इतना था, अब वर्क डन होने के बाद पिस्टन ऊपर चला गया तो वॉल्यूम में इजाफा हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो अब जो नया वॉल्यूम है वो यहां से लेकर यहां तक है, यह है V। अब मैं कहूंगा ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये वाला है फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2। अच्छा, सिस्टम पिस्टन ने जो कवर किया, एक्चुअली वो कवर किया वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ऐसा है ना, पिस्टन दैट्स व्हाई सिस्टम हमने ऐसे रखा हुआ था तो पिस्टन ऊपर गया, तो इसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को अगर हम हाइट कंसीडर कर लें तो इसमें कोई बुरी बात या कोई अजीब नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकली ऊपर जाता है तो वो हाइट कवर कर रहा होता है, नीचे आता है तो हाइट कवर कर रहा होता है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको डिस्प्लेसमेंट कह दें, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन इन मूविंग अप या इन मूविंग डाउन। तो आप चाहें तो यहाँ पर इसको डी से रिप्रेजेंट कर दें, आप चाहें यहाँ पर उसको वाई से रिप्रेजेंट कर दें। आपके सिलेबस में जो सिंबल यूज किया गया आप सिंबल को यूज कर लिएगा। तो ये जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इट कैन बी डिनोटेड बाय डी और डेल्टा वाई और वी, जो भी करना चाहे। मैं यहां पर इसको कह देता हूं, लेट्स सपोज ये एच है, इसने हाइट कवर करी, पिस्टन ने ऊपर गया ना, इसने हाइट कवर करी एच, और जाहिर सी बात है इसके ऊपर प्रेशर अब भी पी ही लग रहा है। एनर्जी में इजाफा हुआ था, एनर्जी चेंज हुई, तो मैं कह दूंगा इसकी एनर्जी डेल्टा यू, यू से डेल्टा यू हो गई, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है। एनर्जी बढ़ने की वजह से पिस्टन को ऊपर मूव किया गया। बात समझ आई? अभी तक मैंने आपको सिर्फ डायग्राम समझाई है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। वर्क डन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें। हाँ भाई, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू। हम थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन को एक्चुअली डेल्टा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन का एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा ना लोगों ने, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो ये वही तो लिखा है फॉर्मूला, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्म में हुआ? हाइट के फॉर्म में हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा था, आप चाहे तो डी लिख दें, आप चाहे तो वाई लिख दें, आप चाहे तो एच लिख दें। तो यहां पर मैंने एच लिखा हुआ है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब डेरिवेशन हमें करनी है। ये इसको मैं थोड़ी कहूंगा वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। ये कहां से मुझे लग रहा है वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स? नहीं, ये वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स नहीं, ये मैकेनिकल वर्क है, ये जनरल वर्क का फॉर्मूला है। हमें करना है वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स तो नजर आए हमें, तब जाके हम कहेंगे उस इक्वेशन को। हाँ भाई, कहीं आपको कहीं प्रेशर नजर आए फॉर्मूले के अंदर, या वॉल्यूम नजर आए, या इंटरनल एनर्जी नजर आए, या टेम्परेचर नजर आए, इन वेरिएबल्स में से कोई नजर आए वर्क के फॉर्मूले में, तो आप कहेंगे हाँ भाई ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्क है। अभी इसको आप वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स नहीं कह सकते, इट इज जनरल इक्वेशन फॉर वर्क। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है थर्मोडायनेमिक्स के लिए। कैसे करेंगे? डेरिवेशन के जरिए। अब डेरिवेशन के अंदर आपने क्या करना होता है, जब सबसे पहले इक्वेशन आप लिख देते हैं तो उसके बाद उसमें जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं उनके फॉर्मूला पुट करते जाओ। जैसे भाई एक आ रहा है फोर्स और एक आ रहा है एच। एच तो जाहिर सी बात है एक हमारे पास बेस क्वांटिटी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है ये। हाँ, फोर्स का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। अब आप बोलेंगे सर मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पर मास का एक्सेलरेशन का कोई ताल्लुक थोड़ी, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, हम डायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे, या मतलब हम कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन या न्यूटन्स के लॉज यहां पर नहीं पढ़ रहे, हम एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्स का ma वाला फॉर्मूला या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम वाला फॉर्मूला यहां पर सूट नहीं करता, हमें कोई और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला? अगर गौर करें, जो चीज आपको समझाई गई थी, इन चीजों में से एक प्रेशर है जिसका हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया यहां पर इक्वेशन के तौर पर। प्रेशर लग रहा है ना पिस्टन के ऊपर, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? फोर्स पर यूनिट एरिया। हियर
हियर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जाहिर सी बात है, प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर, प्रेशर लग रहा है पिस्टन के ऊपर, ये पिस्टन है लेट्स सपोज, इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रही है कितने यूनिट एरिया पर लग रही है, कितने एरिया पर लग रही है। तो जब आप फोर्स को पर यूनिट एरिया से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्रेशर ऑन द एरिया या प्रेशर ऑन द उस पिस्टन के ऊपर। तो जनाब इस पिस्टन का कोई ना कोई एरिया होगा और उस एरिया पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है हमारा एटमॉस्फेयर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द पिस्टन इज कॉल्ड प्रेशर ऑन द पिस्टन। तो प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा बनेगा, F अपॉन A। और यहीं से इसको अगर हम अरेंज करें तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, एरिया डिवाइड कर रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा तो P और A। समझ आई बात। अब देखें फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, PA, प्रेशर इनटू एरिया। ये बात समझ आती है, हाँ भाई ये फोर्स का फॉर्मूला है जो आप यहां पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि P प्रेशर का, प्रेशर वेरिएबल है, एरिया फॉर द पिस्टन आ गया। तो आप इस वाले फॉर्मूले को यहां पर बिना झिझक जो है वो पुट कर सकते हैं, ना कि वो MA वाला या डेल्टा P अपॉन डेल्टा T वाला। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस आपको फॉर्मूला पुट करने होते हैं। तो आप एक काम करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ F, चेक करें कट तो नहीं रहा, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो जनाब इस F की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ हमारे पास रह जाएगी कैसी, डेल्टा W, नीचे से लिखता हूं, हो सकता है यहां पर आपको शेड पड़ रहा हो, डेल्टा W इज इक्वल टू F की जगह पे क्या पुट करेंगे, PA। ये आ गया PA और साथ में कौन है, H, मल्टीप्लाई के अंदर H। तो जनाब हमने फोर्स की वैल्यू पुट करी तो PA और मल्टीप्लाई के अंदर ऑलरेडी H था जो उसने हाइट कवर की थी, डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, ये आ गया H। एरिया आपको पता है ये होता है 2 डायमेंशनल और H यानी कि हाइट होती है 1 डायमेंशनल। जब भी हम एरिया, चलो यहां पर थोड़ी सी आपको करवा के दिखाते हैं डेरिवेशन। एरिया का मतलब क्या होता है, A मल्टीप्लाई बाय H को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, और मल्टीप्लाई में कौन है, H। तो भाई अगर मैं एरिया को H से मल्टीप्लाई करूं तो एक्चुअली आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ को, विड्थ को और हाइट को। और जब हम लेंथ और विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कुछ और नहीं बल्कि क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। तो हम यहां पर इस A मल्टीप्लाई बाय H को क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम। ठीक है ना, A मल्टीप्लाई बाय H को हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये H है ना, इसको आप H की जगह पे डेल्टा H भी कह सकते हो या H कह लो, कोई इशू नहीं है, चलो हम डेल्टा बाद में लगा देंगे, वॉल्यूम में चेंज आया। तो बताने का मतलब क्या है, ये जो एरिया और हाइट का प्रोडक्ट है, ये जो एरिया और हाइट का प्रोडक्ट है एक्चुअली ये किसके बराबर आ रहा है, वॉल्यूम के बराबर आ रहा है। और कैसे आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, ये है एरिया और ये है हाइट। जब आप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली आप लेंथ, विड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बनता है, वॉल्यूम। तो जनाब P तो P रहेगा, P तो P रहेगा, साथ में जो A इंटू एच थी किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। और वॉल्यूम भी कैसा, चेंज इन वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। अब इस वाले फॉर्मूले को आप वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रेशर नजर आ रहा है, प्रेशर वेरिएबल होता है थर्मोडायनेमिक, चेंज इन वॉल्यूम नजर आ रहा है, वॉल्यूम भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है। तो नाउ आप इसको कह सकते हैं वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। तो वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा क्यों लगाया अपनी तरफ से, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम में चेंज आया, तो वॉल्यूम में चेंज आया तो आपने डेल्टा वी पुट किया। और डेल्टा वी किसके बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, डेल्टा वी का मतलब V2 माइनस V1, चाहे तो ऐसे लिख दें आप, एक ही बात है। तो दिस इज कॉल्ड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। समझ आई बात। तो जनाब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देन इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और प्लस उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया। और इससे पहले मैं आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम की टाइप्स, सराउंडिंग्स और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये सब चीजें अभी तक पढ़ा चुका हूं। एक काम करें, इसको नोट करें पहले। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो कि थर्मोडायनेमिक्स का था। मतलब आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस को डिस्कस किया और थर्मोडायनेमिक्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की जाती हैं उन तमाम टर्म्स को हम लोगों ने अच्छे से समझा, अच्छे से डिस्कस किया। तो इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स ये तो हो गया कंप्लीट।
अब हम चलेंगे इसके लॉज की तरफ, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और मजीद और जो इनकी इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके जहन में ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, सारी की सारी कॉन्सेप्ट्स के साथ फिट हो गई होंगी, बैठ गई होंगी। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।